Hi everyone, welcome to Thrive Solutions, solutions to ignite your growth and future. Myself Akshaya and I'm here to provide solutions to few problems I collect from the social media, helping individuals to improve themselves and overcome personal challenges in life. If you enjoy my content, don't forget to hit the subscribe button below the video. It helps us to grow and stay updated with our latest videos. And friends, do share my videos to the people. By that I can reach to everyone. I can give best suggestions to people who I can help them in their needs. Coming to notification. To receive the instant notifications whenever we upload a new video, make sure you click the notification bell icon and select all. This way you won't miss any of our contents. Now coming to the questions. Today's questions. What is your opinion on parents telling their kids that they don't like them as much as other siblings? जनरली घरों में ना ऐसा बोलते रहते हैं कि तुम तुम्हारे भाई से बहुत बुरे हो, तुम्हारे भाई तुमसे बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा बहन तुम्हारे से बेटर है क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ती है, तुमसे भी बेहतर पढ़ती है। ये तो कॉमन चीज़ है। तो ऐसा मत सोचो कि आपके पेरेंट्स आपसे प्यार नहीं करते। वो क्यों नहीं प्यार करते हैं? प्यार करते आपको सोचो, थोड़ा पॉजिटिव रहो। वो आपसे ज़रूर प्यार करते, पर शायद आपने उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्ट करे होंगे। वो कहाँ पे आप उन्हें हर्ट करें वो पॉइंट को सोचो, उसके बारे में सोचो, उसमें अपने आप को ना सेट करो। मतलब उस गलती को आप सेट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके पेरेंट्स आपको डेफिनेटली लाइक करेंगे। और उन लोगों की बोलने का मतलब शायद आपको छिड़ाना होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। डेफिनेटली एवरी पेरेंट लव देयर एवरी किड्स, सो बी पॉजिटिव। शायद आपने कुछ गलती करी होंगी, आपके मम्मा पापा ने कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीज़ करने से मना करे होंगे। शायद वो काम आपने कर दिखाए होंगे जो आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं है। सो बी पॉजिटिव। ऐसे हरकतें मत कीजिए कि आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर गुस्सा आए, इसलिए गुस्से में ऐसे बातें बोल देते वो। डेफिनेटली ना पेरेंट्स अपने हर बच्चे को पसंद करते, प्यार करते। थोड़ा ब्रेव बिहेव कीजिए, थोड़ा ब्रेव एक्ट कीजिए, थोड़ा सा हर चीज़ में पेरेंट्स को हेल्प करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है ना, उन लोगों को आपके ऊपर प्यार ऑटोमेटिकली बढ़ जाता। जब बच्चे समझदार होते ना, ऐसे बच्चे पेरेंट्स को बहुत अट्रैक्ट करते। सो प्लीज़ टेक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव and do something which they like, which they really like, which they might be really expecting from you to do for them. Okay, I hope my answer will help you to proceed further in your life. So coming to the second question, what do you do when your child fails in her exams? What is the best way for parent to react and support her? बच्चों का स्कूल में पास होना फेल होना ये तो कॉमन चीज़ है। मतलब उन लोगों को शायद वक्त नहीं मिला होगा या सब्जेक्ट कुछ टफ होगा। हर क्वार्टरली में ना शेड्यूल बदलता रहता है, हर बार एक ही सिलेबस तो होता नहीं। तो शायद आपके बेटी को पढ़ने में कुछ दिक्कत आ रही होंगी, इसी वजह से आपकी बेटी इस बार कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करी होंगी। तो प्लीज़ उसको डांटने की बजाय आप ना उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उससे बातचीत करो। उससे बात करो कि कौन सा सब्जेक्ट टफ लग रहा है, या कुछ इश्यूज़ है क्या स्कूल में, कुछ फ्रेंड्स उसको बुली कर रहे हैं क्या, कुछ टीचर्स के साथ कुछ इशू चल रहा है क्या। मतलब जो कुछ भी होगा आप उनसे एक बार खुल के ना फ्रेंडली वे में बात करिए। फेल होने का मतलब ये ना है कि लाइफ में भी फेल हो गई, खाली एक एग्ज़ाम ही तो है। एन नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स हम लिखते रहते, पास होते रहते, फेल होते रहते। लाइफ भी तो एक एग्ज़ाम जैसा ही तो है। सो एक बार आप अपनी बेटी के साथ बैठिए, उसके साथ कंसोल कीजिए उसको, उसके साथ बैठ के थोड़ा स्पेंड करके उसके मन की बात जानने की कोशिश कीजिए पहले। बाय दैट आपको भी कुछ ना कुछ तो पता चलेगा उसके मन में क्या चल रहा, क्यों फेल हो गई, कौन सा सब्जेक्ट टफ है, कौन सा लेक्चर का सब्जेक्ट इनको समझ में नहीं आ रहा, कौन से टीचर्स के साथ इनका बॉन्डिंग अच्छा है। ऐसी चीज़ें जानने से ना आपको उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में बहुत आसानी होगी। सो थोड़ा टीचर के साथ बातचीत करो, उन लोगों का ओपिनियन क्या है आपके बेटे के बारे में वो भी जानो। मतलब टीचर्स बोलते हैं ना कि आपकी बेटी बहुत बातें करती है, क्लास में फोकस नहीं करती, ऐसी चीज़ें भी होते रहते हैं। सो वैसे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या गलती हो रही है आपकी बेटी की ओर से और क्या इससे गलती हो रही टीचर्स के तरफ से भी। ये दोनों को कंपेयर करके एक डिसीजन को आओ। अगर बात कुछ ऐसा है कि बच्ची को कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप उनको ट्यूशन में डाल दीजिए। उस सब्जेक्ट के बारे में ना एक स्पेशल ट्यूटर रख दीजिए उसको। वरना अगर गलती आपकी बेटी की ओर से ही उन्हें फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा वक्त दीजिए, आपके बेटे के साथ बैठिए, थोड़ा स्पेंड कीजिए टाइम। और थोड़ा उसको पढ़ाने में कभी कोशिश कीजिए पढ़ाने की। आपके वाइफ हो या आप हो, जो कोई भी हो उसके साथ, या एल्डर ब्रदर्स एल्डर सिस्टर्स भी होते, उनके साथ इनको बिठाइए, पढ़ाने के लिए बोलिए।
थोड़ा फ्रेंडली वे में उसको डील कीजिए। बच्चों को मारने से ना और बिगड़ जाते बच्चे, तो बच्चों को मारना नहीं, डांटना नहीं, समझाने से वो बच्चे ना ऑटोमेटिकली आपके बात समझ जाएंगे। तो थोड़ा आपकी ओर से भी एफर्ट्स लगाइए ताकि आपके बच्चे का एजुकेशन इम्प्रूव हो, नॉलेज भी इम्प्रूव हो और नेक्स्ट टाइम एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करे। ओके, सो ऑल द बेस्ट। नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ क्लास। हर किसी को अपना फर्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कुछ भूल जाते होंगे और अच्छे से रेडी नहीं हुए, अगर अच्छे से नहीं क्या बोलते अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करे होंगे, कुछ ना कुछ टेंशन तो झेलता रहता। और एक बात यह है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द बेस्ट इंप्रेशन बोल के बोलते रहते हैं अपने पेरेंट्स, मतलब अपने एल्डर्स के बात मानो तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द रियली वेरी बेस्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट डे वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से रेडी हो, अच्छे से अपने आप को इम्प्लीमेंट करो, अच्छे से बात करो, अच्छे से लोगों के साथ घुल मिलो। क्लास का फर्स्ट डे ना सच में वेरी इंपॉर्टेंट होता, मतलब उस दिन आप लोगों को ना अपना प्रिंसिपल सर मिलते, टीचर्स मिलते, डिफरेंट डिफरेंट सीनियर्स आके आप लोगों को भी मिलते। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट डे। और फर्स्ट डे ही आप अपने कॉलेज को आप नज़दीक से पहचानते हैं, कॉलेज को हो या स्कूल को हो या ऑफिस को, कुछ भी चीज़ हो, फर्स्ट डे प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए फर्स्ट डे कभी भी अपने क्लास को लेट मत होइए, फर्स्ट इंप्रेशन में बैड मत डालीजिए। फर्स्ट इंप्रेशन में आप ऐसा मत हो जाए कि ये स्टूडेंट हर दिन लेट आता, ऐसा बोल देते। सो फर्स्ट दिन अगर आप प्रिपेयर रह के वेल टाइम में अच्छे से रेडी हो जाइए, अच्छे से अपने आप को क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट कीजिए और अच्छे से टाइम को चले जाइए, स्कूल या कॉलेज हो या क्लास, वेर एवर इट इज़, ऑफिस भी हो सकता। तो सब कुछ पॉजिटिव वे में स्टार्ट कीजिए ताकि आपके एंडिंग भी ना बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में एंड हो जाए। ठीक है, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट डे अच्छे से रेडी करना, अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना। ओके, नॉट ओनली फॉर यू बट एवरीवन, ये हर किसी के लाइफ में ना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता, फर्स्ट डे ऑफ क्लास, जॉब, कॉलेज, एवरीवेयर। ओके, तो आज का फोर्थ क्वेश्चन ये है कि कैन अ बेबीज मूड इन द वॉर्म बी अफेक्टेड बाय द मदर्स मूड। कॉमनली प्रेगनेंसी में लेडीज़ को ना मूड स्विंग्स तो होते रहते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, कभी कभी गुस्सा करने का मन करता है, कभी कभी कुछ स्वीट खाने का मन करता है, कुछ हॉट खाने का मन करता है, और कुछ लोगों को ना नींद ज़्यादा आता। मतलब मम्मी का हर एक हरकत ना पेट में हुए बच्चे के ऊपर डेफिनेटली असर दिखाता है। अगर मम्मी अपने प्रेगनेंसी टाइम में मदर्स ना पॉजिटिव वे में बात करना, पॉजिटिव वे में रहना, अच्छे से लोगों से घुल मिलना, अच्छे से बातचीत करना ना, हर चीज़ करने से ना ये सब चीज़ें अपने वॉर्म में बच्चे ना ऑब्जर्व करता रहता है। जैसे मम्मा हरकतें करते ना वही हरकतें बच्चे ना प्रेगनेंसी पीरियड में गर्भ में ही ना एडॉप्ट कर लेते। तो हाँ, ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट है कि मम्मा का मूड स्विंग्स बच्चे के ऊपर इफेक्ट करते, और ये इंपॉर्टेंट है कि मम्मा हर वक्त हेल्दी रहे, हेल्दी खाना खाए, अच्छी बातें करे, अच्छे मूड स्विंग्स रखे, अच्छे अच्छे गाना सुने, अच्छे अच्छे स्टोरीज भी सुने, अच्छे लोगों के साथ घुल मिल जाए, अपने आप को ना अच्छे से रखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और डोंट फॉरगेट प्रेगनेंसी टाइम में ना कुछ एक्सरसाइज करना पड़ता मदर को, तो वो एक्सरसाइज कीजिए, वो योगा भी सजेस्ट करते डॉक्टर्स, वो भी कीजिए, हेल्दी डाइट मेंटेन कीजिए। हाँ, डेफिनेटली मूड्स ना, मम्मा का मूड बच्चे पे बहुत असर पड़ता है, इसीलिए पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, लोगों को खुशियाँ बांटिए, आप भी खुश रहिए। ये ना आपको पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करेगा आपके लाइफ को। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, कैन अ बेबीज मूड इन द वॉर्म बी अफेक्टेड बाय द मदर्स मूड। ओके, सो आज का अपना फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि कैन आ वेडिंग लाइफ बी हैप्पी विदाउट लव। प्यार के बिना शादीशुदा लाइफ अच्छा होगा या नहीं, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि बिगनिंग में तो शादी में प्यार डेफिनेटली होता, मतलब विदाउट लव नोबडी विल गेट मैरिड। अगर शादी हो गया तो भी ना ऑटोमेटिकली लव तो डेवलप होता ही होता है, पर सर्टन पीरियड के बाद ना सच में वो लव फेड अवे हो जाता है। कल का क्वेश्चन में कहीं पे आया था फेड अवे होगा या नहीं। असली बात यह है कि जिम्मेदारियाँ आ जाते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाते, और घर का खर्चा बढ़ जाता, और क्या है प्रेशर बढ़ जाता, स्ट्रेस बढ़ जाता। इसमें क्या होता ना कहीं हम खुद को ही भूल जाते। ऐसे अपना लाइफ में कुछ कुछ पीरियड ना अच्छे पीरियड्स होते, लाइक रियली शादी होगी समझो, फर्स्ट 3-4 मंथ्स या 6 मंथ्स तक तो लाइफ को बहुत एंजॉय करते, मतलब अपने वाइफ के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर इतना प्यार जताते हैं ना कि भूल ही जाओ, दुनिया पूरा भूल जाते सच में।
अपना पूरा लाइफ इनके लिए ही ऐसे सोच के ऐसे ही चलते, ऐसे ही सोचते। सो बात यह है ना कि हाँ, बिना प्यार के बिगिनिंग में लव लाइफ तो जताना बहुत मुश्किल है शादीशुदा ज़िंदगी में। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते है ना, अपना लव ना एक के ऊपर से दूसरे के ऊपर ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता। एग्जाम्पल ऐसा है ना कि पति से अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर शिफ्ट होता रहता। तो उस वक्त ना रह सकते। लेकिन पति पत्नी के बीच ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है शादीशुदा ज़िंदगी में। प्यार ना हो तो भी चलेगा, लेकिन एक दोस्ती तो ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ एक फ्रेंडली बॉन्डिंग मेंटेन करता हो तो ठीक है, मेंटेन कीजिए, प्यार अपने आप हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि प्यार एक ही दिन में हो, एक ही घंटे में हो, एक ही मिनट में हो, ऐसा तो नहीं होता। प्यार होने के लिए ना थोड़ा वक्त लगता। कुछ लोगों को समझने के बाद प्यार करते, कुछ लोग प्यार करने के बाद समझते। तो शायद आपकी वेडिंग लाइफ में ना पहले समझदारी का बाकी रह गया होगा। तो ठीक है, पहले आप अपने पति के साथ या वाइफ के साथ ना एक अच्छा फ्रेंडली बॉन्डिंग क्रिएट करो, फ्रेंडशिप क्रिएट करो, उसका केयर करो, थोड़ा उसको टाइम दो, उसको समझो, अब उसको भी आपको समझने का मौका दो। उसके बाद ऑटोमेटिकली ना प्यार आ जाएगा। थोड़ा पॉजिटिव सोच रख के चलिए ना, शादीशुदा लाइफ में ऑटोमेटिकली सब चीज़ें अच्छे हो जाएंगे। मतलब बोलते हैं ना, बॉल को कितना ज़ोर से हम फेंकते उतने ही ज़ोर से बॉल रिफ्लेक्ट बैक आता। इतना ऐसे ही समझो आपके प्यार के मैटर में भी। तो ज़िंदगी तो बिता सकते बट प्यार के बिना नहीं, कम से कम फ्रेंडशिप तो रखिए शादीशुदा लाइफ में, ताकि आपके शादी में भी ना पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, आप भी खुश रहें, आपके लाइफ पार्टनर को भी खुश रखें। ऑल द बेस्ट। लेकिन फ्रेंडशिप तो मेंटेन कीजिए। बिना लव का तो चलेगा, लेकिन बिना फ्रेंडशिप का तो कुछ नहीं चल सकता यार। Guys, if you found this video is helpful or consider sharing it with your friends or anybody, just click the share button and spread the word yaar. Now coming to 60th question. It's really a very interesting question. Why would a man tell you that he loves you and wants to marry you, then later on change his mind and he ends the relationship? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कॉमनली ना टीनेजर्स में होता रहता है ऐसा चीज़ें। पहले ऐसा क्या हुआ कि लड़का ना लड़की को प्रपोज कर दिया और शादी करने के लिए पूछा था, लेकिन जब इनका रिलेशन स्टार्ट हो गया तब वो लड़का अपना माइंड चेंज कर लिया और बोल रहा है कि ये रिश्ते मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूँ बोल के बोल दिया बंदी को। तो बंदी बहुत शायद शी इज़ वेरी डिप्रेस्ड नाउ। दरअसल बात इधर ऐसा है ना कि प्यार ना, इसका प्यार खूबसूरती से हुआ होगा या इसकी बातों से हुआ होगा। शायद लड़के को इस लड़की का लुक्स अच्छे लगे होंगे या इसकी बात करने का तरीका या बातें अच्छे लगे होंगे। तो क्या बोलते इन्फैक्चुएशन को बंदा ना प्यार समझ बैठा। वो प्रपोज कर दिया, शादी के लिए पूछ दिया, लेकिन इसके साथ रिलेशन में आने के बाद ना शायद लड़की का लाइफ इसको इतना अच्छा खास नहीं लगा होगा, इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा होगा। सो ही वॉन्ट टू एंड द रिलेशनशिप। देखो कॉमनली क्यों मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते, क्यों का मतलब वो बंदे के पास ही होगा। लेकिन आप इतना समझ लो कि ये बंदा आपके लिए फ़िट नहीं है। अगर आप इतना फोर्स करके इसके साथ रिलेशन में आ भी चुके होंगे, इसको शादी भी कर लिए होंगे ना, तब भी ये बंदा आपके साथ खुश नहीं रहेगा। जो बंदा छोड़ के जाने के लिए तैयार है ओपनली, वो आपको बोल रहा है कि ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म करेंगे, तो प्लीज़ ऐसे रिश्ते को ना मेंटेन मत कीजिए। ये क्या होता मालूम, बोझ बन जाता आगे जाके। बिगनिंग में बहुत अच्छा लगता, थोड़ा प्रेशर करने के बाद दोनों भी क्या करता है, आपके सामने जस्ट एक्ट करता कि खुश है वो, ठीक है बोल के ऐसे दिखाता। बट सच्चाई तो कुछ अलग ही चीज़ होती है। सो प्लीज़ ऐसे बंदे से दूर रहिए। होता ऐसा भी होता, कभी कभी लोगों ना खाली खूबसूरती से प्यार करते, खाली बातों से प्यार करते, खाली अपने स्टेटस से प्यार करते, लेकिन आगे जाके ज़िंदगी में ना बहुत चीज़ें बदल जाते। तो स्पेंड करने से पता चलता सच्ची में लव है या नहीं, वो अट्रैक्शन है या कुछ है। थोड़ा टाइम स्पेंड करने, ट्रैवल करने के बाद ही पता चलता। तो आपके रिश्ते में भी ना यही हो रहा है। वो शायद आपके साथ ट्रैवल किया होगा, उसको अब आप पसंद नहीं आ रहे होंगे, शायद आपका कुछ ना कुछ चीज़ उसको खटक रहा होगा। तो हो सकता तो आप खुद को चेंज कीजिए। अगर आप इतने ही उससे डीप लव करते हो तो, नहीं इतना डीप नहीं है, मैं ये लाइफ में मूव ऑन कर सकती हूँ, मेरा खुद का लाइफ, मेरा खुद का रूल्स, ऐसा लगा तो ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। आपके लिए ना इससे बेटर बंदा होगा, कोई कहीं ना कहीं तो होगा, कभी ना कभी तो आपके लाइफ में आएगा। सो पॉजिटिव सोच रखिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। अगर आप इसके साथ रहना चाहते हैं तो उससे बात कीजिए, उसको क्या अच्छा नहीं लग रहा उसको अंडरस्टैंड कीजिए वो पॉइंट को, वहाँ आप अपने आप को कुछ मॉडिफाई कीजिए।
ऑटोमेटिकली इसके साथ रिश्ते में चले जाए। लेकिन मेरे बात तो ये है कि इसमें बहुत रिस्की है ये। कितने दिन अपने आप को क्या बोलते चेंज करने की एक्टिंग कर सकते बताइए। जो हम जैसे भी है वैसे ही वही रियलिटी है, वो तो कभी बदल ही नहीं सकता। कितना भी चेंज करने की कोशिश कर हम चेंज नहीं होते। पर ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो कीजिए ना, नहीं तो इस लड़के को छोड़ दीजिए, आपके लिए कोई ना कोई अच्छा बंदा मिल जाएगा। थोड़ा पॉजिटिव सोच रखिए, कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा होगा आपके साथ। नाउ कमिंग टू सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन व्हेन समवन सेज यू आर ए बुक एंड आई एम जस्ट अ चैप्टर टू यू। इसका मतलब ये होता है कि ये बंदी हो या बंदा, लेट्स टेक इट एज अ बंदा ओनली, ये बंदा बंदी से बोल रहा है कि तुम एक बुक की तरह हो और मैं तुम्हारे बुक में एक चैप्टर हूँ। मतलब मैं तुम्हारी लाइफ में लाइफ लॉन्ग रहने वाला चीज़ नहीं हूँ। मेरे को ना जब तक मैं तुम्हारे लाइफ में हूँ तब तक तुम एंजॉय करो, तब तक तुम मुझे यूटिलाइज़ करो, उसके बाद छोड़ देना बेटर होगा। मुझ में आप पूरा फ्यूचर मत देखो बोल के बोल रहा है बंदा। मतलब बात यह है कि यू आर माई बुक एंड आई एम जस्ट चैप्टर टू यू। शायद वो लड़की से कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहा होगा। मतलब शायद वो लड़की को अपने से कुछ ज़्यादा हैसियत का समझ रहा होगा। मतलब स्टेटस हो या बातचीत करने में हो, एटीट्यूड हो, ब्यूटी हो, कुछ भी हो, कुछ अपने हैसियत से लड़की कुछ ज़्यादा है मेरे लाइफ में बोल के सोच रहा होगा। तुम्हारे लाइफ में मैं एक पासिंग क्लाउड हूँ बोल के इनडायरेक्टली ना वो आपको टॉन्ट कर रहा है। तो बी अवेयर ऑफ दिस पॉइंट। ओके, यू आर ए बुक एंड आई एम जस्ट अ चैप्टर टू यू। मतलब तुम मुझे इस्तेमाल कर रही हो, ऐसे भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये हर एक सिनेरियो में ना अलग अलग होता। लेकिन ऐसी बातें तो कॉमनली टीनेजर्स करते, इसलिए मैं ये आंसर भी टीनेजर्स की ओर से ही दे रही हूँ। अगर ऐसा नहीं एक वाइफ हस्बैंड इन लोगों के बीच हो रही तो ठीक है, शायद उसका पति अपने बीवी को बोल रहा होगा कि तुम मुझे इस्तेमाल कर रही हो, ऐसा बोल रहा होगा वाइफ को। मतलब सिनेरियो आप समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन मेरा सिनेरियो में ना ऐसे बातें ना टीनेजर्स बोलते। तुम मुझे यूज़ कर रही हो, तुम्हारे लाइफ में मैं ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं हूँ बोल के बोल रहा बंदा। सो बी अवेयर ऑफ दिस। ओके, दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन व्हेन समवन सेज यू आर अ बुक एंड आई एम जस्ट अ चैप्टर टू यू। आज का अपना 8th क्वेश्चन ये है कि इफ़ योर बॉयफ्रेंड चीट्स ऑन यू व्हाट वुड यू डू। अगर बॉयफ्रेंड चीट करा तो हम क्या कर सकते हैं। अगर मेरे बॉयफ्रेंड से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ ना तो उसको कन्फ्रंट करूँगी, पूछूंगी कि क्यों चीट किया, मुझ में क्या कमी है, मैं कहाँ पे कम पड़ गई तुम्हें कि तुम दूसरे लड़की के पास चले गया, ऐसा पूछती डेफिनेटली। अगर वो आंसर करेगा तो ठीक है, मैं समझ लूँगी कि ठीक है वो कहाँ गलती होगी, मैं मेरा गलती मैं मान लूँगी। अगर ऐसा बात नहीं है, वो बंदा बोलने के लिए रेडी नहीं है, मतलब गलती मेरे ओर से तो कुछ भी नहीं हुआ होगा, उसके साथ उसके हिसाब से कुछ गलती हो गया होगा, तो मैं ऐसे बंदे को ना डेफिनेटली छोड़ दूँगी। देखो, जहाँ पे हमें रिस्पेक्ट नहीं है, चीटिंग हो रहा है, बैक स्टैपिंग हो रहा है, ऐसे रिश्ते में रहना ही क्यों। ज़िंदगी में ना हर बार लड़की को लड़के की ज़रूरत नहीं पड़ती, लड़के को भी लड़की की ज़रूरत पड़ती है। हर हर जगह में ना अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना, हर जगह में अपने आप को ना कुछ हायर बियॉन्ड द लिमिट रखना पड़ता। ऐसे रखने से रिश्ते चलते। देखिए, मियाँ बीवी के रिलेशन में भी ना कभी भी डोमिनेशन चलता रहता है दोनों के बीच। शायद ये हर किसी को पता नहीं होगा, पर अंदर ही अंदर ना डोमिनेशन कुछ कुछ चीज़ों में चलता रहता है, क्योंकि हर कोई अपने आप को प्रूव करने में लगा रहता है रिलेशन में। तो आप भी ऐसे कीजिए कि अगर वो चीट कर रहा है तो रीज़न जानिए, अगर वो रीज़न नहीं पता रहा होता तो ठीक है, ऐसे बंदे को छोड़ दीजिए ना। चीटिंग एक बार करा या 2 बार करो या कभी कितने भी बार करो, चीटिंग तो चीटिंग होता है। अगर ये पहली बार पकड़ा गया इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि ये पहली बार होगा, बट ऐसा नहीं है, कितनी बार चीट करो तुम्हें पता नहीं है। ऐसे बंदे को छोड़ दीजिए, तुम्हारे लिए बेहतरीन बंदा मिलेगा, तुम्हारे पास बहुत प्यार है तो तुम उसे किसी के साथ भी शेयर कर सकती हो जो सूटेबल हो आपके लिए, आपके कंपैटिबिलिटी मैच होता तो उसके साथ कीजिए ना प्यार व्यार कुछ भी, सब बेटर। अगर चीट करेंगे ना तो छोड़ दीजिए, ऐसे रिश्ते में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आज चीट करा तो कल भी चीट डेफिनेटली करेगा। दिस इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन, इफ़ योर बॉयफ्रेंड चीट्स ऑन यू व्हाट वुड यू डू। आज का 9th क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक बंदी की तरफ से क्वेश्चन, I broke up with my boyfriend. We have been together for like 2 months, but it mean to me like this is the best relationship I have ever. How can I move on and get over this pain? मतलब ये लड़की लड़के से बहुत प्यार करती थी, ये दोनों लिव इन में रहे 2 महीने के लिए। इसके बाद लड़की खुद ही उसको छोड़ दी और बोल रही है कि इसके साथ जो टाइम मैंने स्पेंड करी है ना वो बहुत ही अच्छा टाइम है,
इतना अच्छा तो मुझे किसी के साथ भी नहीं लगा, तो मैं अब क्या करूँ, कैसे मूव ऑन करूँ लाइफ में बोल के सोच रही। तो पहली बात ये बताओ, जब तुम इस बंदे के साथ बहुत खुश हो तो छोड़ी ही क्यों उसको? छोड़ने का रीज़न बताओ ना, पहले छोड़ने का रीज़न सोचो, क्यों छोड़ दी उसको? छोड़ के दूसरे बंदे के पास गई भी क्यों? दूसरे बंदे के पास जो है कुछ अलग ही हो जाओ, लेकिन छोड़ना पड़ा क्यों आपको? जब इसने आपको इतने अच्छे से टेक केयर किया, इतने अच्छे से आपको टाइम दिया, 2 मंथ्स आपके साथ स्पेंड किया, मतलब ही हैव सम अफेक्शन फॉर यू ना। हर बार ना अपने वर्शन ही नहीं, दूसरों के वर्शन भी सोचना पड़ता। आपको ब्रेकअप करने का ज़रूरत ही क्यों आ गया? छोटे मोटे झगड़े तो हर रिलेशन में होता है यार। पेरेंट्स के साथ बच्चों का हो जाता, बच्चों के साथ पेरेंट्स का हो जाता, माँ बाप के बीच हो जाता, बच्चों या पेरेंट्स के बीच हो जाता, लवर्स के बीच होता, वाइफ एंड हस्बैंड, हर किसी के रिलेशन में ना होता ही होता। 2 फ्रेंड्स के बीच तो दिन में 10 बार होता। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम उसको छोड़ ही दे रिलेशन को। जाओ जाके वो बंदे से मिलो, बात करो, उसके साथ फिर से पैचअप कर लो। जो खुशी ये बंदा आपको दिया है ना, वो शायद आपको फ्यूचर में कभी भी नहीं मिलेगा। मतलब जो बॉन्डिंग तुम्हारे बातों में मुझे दिख रहा है ना, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्ते में ना किसी और के साथ नहीं होगा शायद आज तक। तो प्लीज़ यार, गो बैक टू हिम, पैचअप विथ हिम, कंटिन्यू योर रिलेशनशिप। अगर हो सका तो शादी भी कर लीजिए। शादी करके ना मुझे थैंक्स बोलना मत भूलिए, ठीक है? So this is the answer to the question. I broke up with my boyfriend. We have been together for like 2 months, but it mean to me like this is the best relationship I have ever been. How can I move on and get over this point? No need to move on from this pain यार। क्यों मूव ऑन करना? जब अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो मूव ऑन करना ही क्यों? सोचो, इसके साथ पैचअप करने का सोचो। हर बार ना ऐसे रिश्ते नहीं मिलते, जब मिला है ना तभी उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। नाउ कमिंग टू द डिफरेंट एंड यूनिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना सोशल मीडिया में ना बहुत चक्कर मार रहा है, बहुत मतलब बहुत। क्वेश्चन ये है कि आइडियल क्वालिटीज़ ऑफ ए वाइफ क्या होते हैं? एक वाइफ का आइडियल क्वालिटी सुबह सुबह से लेकर शाम तक बताने जाओ ना तो बहुत होते हैं यार। एक आइडियल वाइफ वो होती है जो अपने पति को ना ऑफिस से आते वक्त कुछ खुशी से रिसीव कर ले, खुशी से मुस्कुराते हुए उसको सपोर्ट करे हर चीज़ में। जब भी उसको कोई प्रॉब्लम हो ना, उसके लिए स्टैंड ले, बात करे। कुछ भी झगड़ा उसका उसके फैमिली के साथ होती ना, तो इंटरफेयर ना ही करे तो अच्छी बात है। आइडल वाइफ का क्वालिटी यही होता है कि अपने पति के साथ अपना रिश्ते अच्छा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उसके फैमिली के घरों में घुस के उसके बातों में बात करने का हक ना हमें नहीं बनता। उनके पेरेंट्स के साथ, उनके भाई बहनों के साथ उसका कुछ अलग ही बॉन्डिंग होता। ऐसी चीज़ों में आइडल वाइफ कभी भी इंटरफेयर नहीं करती। हर सुबह ना वाइफ ना अपने पति को कॉफ़ी ऑफर करे, बेड के ऊपर बेड कॉफ़ी, दैट टू विद लव एंड किस, और स्मॉल किस। इससे क्या होता है, हर दिन ना आपका दिन का शुरुआत आपके लाइफ के पार्टनर के दिन का शुरुआत आपके साथ होता, आपका भी आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर का भी आपके साथ होता। इससे ना बॉन्डिंग बहुत मजबूत बनता। और दूसरी बात यह है कि ना, अगर आपको फाइनेंशियल मैटर्स में कुछ पैसे कम पड़ रहे, कुछ हो रहे हैं ना, तो किटकिटाना मत, किच नहीं करना। ओपनली जाके बात करो कि ये सैलरी कम पड़ रहा है, कुछ ज़्यादा चाहिए, तो हम कैसे इसको एडजस्ट कर सकते, कहीं पे अपना बजट कम कर सकते, कहीं पे अपना बजट बढ़ा सकते, मतलब हैंडल कर सकते। ऐसी चीज़ों को ना बात करो, उतना ही मतलब झगड़ा मत करो खाली पीली छोटी छोटी चीज़ों में। अच्छी वाइफ की क्वालिटी ये होती है कि जितना पैसे है उतने में वो एडजस्ट कर लेती, खुद को उतने में भी हैंडल कर सकती, पूरा फैमिली को और खुद को भी। ये अच्छी वाइफ की लक्षण है। और तीसरी बात, अपने सास ससुर के साथ ना कभी भी रिटर्न बात नहीं करना। वो लोग कुछ भी गालियाँ सुनाए, कुछ भी बोल देना, खामोश सुन लेने का। क्योंकि आपको आपके पति से मतलब है, आपके उनके पेरेंट्स से नहीं। कुछ भी बोलने का होगा तो आपके पति के साथ चिल्लाओ, आपके पति के साथ झगड़ा करो, उन्होंने समझेगा आपके बात को, आपके वर्षन को। लेकिन बड़ों के सामने कभी भी ना रिटर्न बात नहीं करना। इससे ना उन लोगों को लगेगा कि आप उनके रेस्पेक्ट नहीं करते, ऐसे समझेंगे वो लोग। इससे क्या होता, आपका उनका रिश्ते के बीच ना दरार आ जाएगा। सो प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। वो लोग कुछ भी बोले सुन लो, सुनने के बाद आपके पति के साथ पर्सनली बात करो। एंड और एक अच्छी क्वालिटी ये है कि पति पत्नी के बीच की बात ना अपने बेडरूम से बाहर नहीं जाना चाहिए, घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। शायद आपको आपकी वाइफ के साथ या पति के साथ कुछ ना कुछ झगड़ा हो रहा होगा, किसी बात में तुम दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे होंगे, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को ना बेडरूम में ही बात कीजिए। बेडरूम से बाहर गए मतलब बच्चों को पता चलता, घर वालों को पता चलता, नेबर्स को पता चलता, ये एक छोटा सा झगड़ा ना बहुत बड़ा हो जाता।
सो बेटर है कि आप दोनों अपने बेडरूम में सॉर्ट आउट कीजिए, अपने बेडरूम में बैठ के बात कीजिए कि क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों हुआ, क्या कर सकते। ये बेटर ऑप्शन है, ताकि अपने झगड़े को ना बड़ों के पास लेकर मत जाइए। छोटे बच्चे नहीं हो, आप भी शादीशुदा हो, ये रिश्ता भी एक अच्छा बॉन्डिंग है। इस रिश्ते को निभाने के लिए ना थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट्स आप लोगों को भी करना पड़ता। तो ऐसा कीजिए कि दोनों बेडरूम में बात कीजिए, बेडरूम में बात को एंड कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों के सामने ना गालियाँ मत निकालो, बच्चों के सामने ना एक दूसरे को इंसल्ट मत करो। अगर आप अपने पति का इंसल्ट करें या आप अपने वाइफ का इंसल्ट करेंगे ना, तो बच्चे भी कल इंसल्ट करेंगे आपके एब्सेंस में आपके वाइफ का या अपने हस्बैंड का। तो ऐसा मत कीजिए। बच्चों को ना पेरेंट्स भगवान के समान होते, वो आप लोगों को बहुत रेस्पेक्ट देते पेरेंट्स को, तो वो रेस्पेक्ट ना आपकी बातों की वजह से बिगड़ता। तो प्लीज़ बच्चों के सामने गालियाँ मत दो, झगड़ा मत करो, अच्छे से खुश से रहो, उन लोगों को भी खुशियाँ बांटो। इससे बच्चों का ना पॉजिटिव एनवायरनमेंट बढ़ेगा, बच्चों का पॉजिटिव वाइब्स बढ़ेंगे, बच्चे होशियार रहेंगे, एक्टिव रहेंगे दिन भर। तो ऐसे रखने की कोशिश कीजिए बच्चों के सामने। और बहुत कुछ अच्छा क्वालिटी से आइडियल वाइफ का, सम ऑफ देम और लाइक शॉपिंग बहुत कम कीजिए यार। शॉपिंग ना रिश्तों को बहुत बिगाड़ देती है। लड़कियां शॉपिंग को जाती, कुछ भी एग्जाम्पल समझो कि वो कुछ साड़ी खरीदने गई, लेकिन उसको एक साड़ी की जगह 3 साड़ियाँ पसंद आ गई, तो ऑटोमेटिकली खरीदने से पहले ये सोचते नहीं कि अपना बजट क्या है, ऐसा नहीं सोचते। बट ऐसा नहीं, कंट्रोल कीजिए। आप एक साड़ी के लिए गए तो एक ही साड़ी खरीद लीजिए ना, क्या हो रहा। बाकी में ज़िंदगी बहुत लंबी है, बाकी बाद में भी कर सकते। मतलब घर में आके आपके पति के साथ बैठ के डिस्कस करके बाद में भी कर सकते। वो साड़ी नहीं तो उससे अच्छा साड़ी मिल जाएगा कल को आप। तो प्लीज़ हाँ, कुछ भी ऐसा मत खरीदिए, कुछ भी ऐसा आपका पति को हर्ट मत कीजिए, हर चीज़ में सपोर्ट कीजिए। लोगों के साथ ना आपके पति का झगड़ा होगा तो ना, तो भी इंटरफेयर मत कीजिए। अगर इंटरफेयर होना भी पड़ेगा ना आपको, तो प्लीज़ आपके पति की परमिशन के बगैर तो होना ही मत। वो हैंडल कर सकते, वो पति है, वो हस्बैंड से, वो मैन है, दे कैन हैंडल देमसेल्व्स। आप लोगों के सामने जाके आपके पति का साथ दे के कुछ कुछ बातें करेंगे ना, तो वो इंसल्ट की तरफ फील हो जाएंगे। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। आपके पति के साथ बाद में बात कीजिए, बाद में कन्फ्रंट करके बाद में क्लियर कीजिए पूरे अंडरस्टैंडिंग्स, ताकि वो बाद में उन लोगों को समझा सके खुद ब खुद की ऐसा नहीं हुआ भाई, ऐसा हो गया बोल सकता है वो बंदा। एंड आई होप आज का अपना 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको सच में मेरा वीडियोस यूज़फुल लगे तो ना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। लेकिन कमेंट में प्लीज़ आप पॉजिटिव कुछ रखिए, ऐसा कुछ वर्ड्स यूज़ मत कीजिए जिससे दूसरों को भी ना अनकम्फर्टेबल लगे पढ़ने में, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो। सी यू अगेन सून। थैंक यू।